आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आप कभी कभी सोचते होंगे ना कि इंग्लिश ग्रामर में पता नहीं इतने सारे टॉपिक्स क्यों। अब ये नाउन तो था ही, प्रोनाउन की क्या जरूरत थी। मैं भी ऐसी सोचती थी बचपन में कि नाउन प्रोनाउन इतने सारे टॉपिक्स बना देते हैं, पढ़ने तो हमें पड़ते हैं ना। लेकिन आज जब आप एक बार समझ लेंगे ना प्रोनाउन को और सीख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये तो इंग्लिश का सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। अगर ये ना होता तो हम क्या करते, हमारा होता क्या। आप चाहते हो ना कि आप बेहतरीन तरीके से कम शब्दों में अपनी बात कह पाओ, तो वो असंभव है हमारे इस प्रोनाउन के बिना। आज हम सीखेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, उसकी ज़रूरत क्या है हमें, और उसके एग्जाम्पल्स बिना एक भी डेफिनेशन को रटे। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोनाउन की हमें ज़रूरत क्या है। अब ये समझने के लिए कि हमें प्रोनाउन की ज़रूरत क्या है, हम एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं। छोटी सी स्टोरी है। राम एक शरारती लड़का था। एक दिन राम ने होमवर्क नहीं किया। राम स्कूल भी देर से पहुंचा। राम को टीचर्स ने सजा दी। राम जब घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। राम को घर पर डांट पड़ी। राम ने खाना नहीं खाया। राम सो गया। अब इन सारी चीजों में हमने क्या देखा कि हमने हर बार राम 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 बोला। और राम क्या है? नाउन। प्रोनाउन के डेफिनेशन में आपने हर जगह यही देखा होगा कि जो चीज नाउन के नाम की जगह पर आती है वही होती है प्रोनाउन। इससे पहले लेकिन आपको प्रोनाउन से पहले आपको नाउन क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नाउन क्लियर नहीं है तो मेरा इससे पहले का एक वीडियो जिसमें मैंने नाउन को पूरा क्लियर किया हुआ है, पहले आप उसको देखिए ताकि आपको नाउन क्लियर हो जाए। अब आप इसमें सोचिए कि अभी हमने चलो राम को तो बोल दिया 8 बार। अगर इसकी बजाय राम और श्याम होता या 3-4 नाम होते, या राम श्याम सोहन मोहन, इन 4 नामों को आप कितने 8 बार कैसे बोल पाएंगे। और मजे की बात ये, कभी कभी तो ऐसी बात होती है कि हमें नाम तक पता नहीं होते। जैसे मान लो सड़क के किनारे कुछ बच्चे खड़े थे, आप बदघरा की कहानी बताना चाहते हो कि कुछ बच्चों ने ये किया, कुछ बच्चे ऐसा कर रहे थे वैसा कर रहे थे। अब उनकी बात बताने के लिए पहले क्या वहां जाकर उन सबके नाम पूछ कर आओगे फिर आकर बताओगे। सपोज करो 10 बच्चे थे, आप 10 बच्चों के नाम पहले पूछ कर आओगे, फिर 10 बच्चों के नाम बोलोगे और तब जाकर अपनी बात बताओगे। वो पॉसिबल ही नहीं है। हमें हर वक्त हर इंसान का या हर चीज का नाम पता हो, ये पॉसिबल नहीं है। कभी कभी सपोज करो दरवाजे पे किसी ने खटखटाया और आपने बोला कौन है, तो अब ये कौन कौन जो है ये उसके नाम की जगह पर आया है, तो ये भी एक प्रोनाउन है। आप बाहर जाकर पहले उसका नाम पूछकर आओगे फिर अंदर आकर बोलोगे कौन है, तो ये नहीं हो सकता। प्रोनाउन क्या करता है, हमारी बोलना, सुनना, पढ़ना, देखना, इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। इसके क्या क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले तो सोचिए, अगर हम यहाँ राम की जगह पहले बोलते राम एक शरारती लड़का था, उसके बाद बोलते एक दिन उसने होमवर्क नहीं किया, वह स्कूल भी देर से पहुंचा, उसको टीचर्स ने सजा दी, तो ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। सबसे पहली बात है तो ये हमारा प्रोनाउन उसको क्या बना देता है, इजी बना देता है। हमारा बोलने और लिखने में आसान हो जाता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। दूसरी चीज फास्ट बना देता है। अब आप राम और श्याम है, राम और श्याम ने ये किया, राम और श्याम ने वो किया, उसकी बजाय उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो इससे क्या होगा, हमारा बोलना लिखना सब कुछ फास्ट हो जाएगा। तीसरी चीज नेचुरल हो जाएगी। ये बहुत अननेचुरल लगेगा कि हम हर बार नाम 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 बोले जा रहे हैं। इजी, फास्ट, नेचुरल, और चौथा इंप्रेसिव। पांचवी चीज ये है कि बिना प्रोनाउन को यूज किए आप बोल ही नहीं सकते। काफी जगहों पर तो हमको नाम ही नहीं मालूम है। अगर एक महफिल में 50 लोग बैठे हैं और हमने बोलना है कि सब लोग ये काम कर लो, अब सब लोग की जगह आप 50 लोगों का पहले नाम पता करके तब बोलेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन वजहों से हमारा प्रोनाउन के बिना किसी भी भाषा को लिखना, पढ़ना, सुनना पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं सपोज करो मुझे अपने बारे में कुछ सेंटेंसेस बोलने हैं, अपने बारे में किसी को बता रही हूँ, मेरा नाम है मीनू, तो मैं क्या हर सेंटेंस में ये बोलूंगी कि मीनू ऐसा करती है, मीनू वैसा करती है, और एक पूरा पैराग्राफ में लगातार मीनू बोलती जाऊंगी? उसकी जगह मैं बोलती हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ये खाती हूँ, मैं वो खाती हूँ। तो मैं जो है वो मीनू नाम की जगह पर आया, तो वो भी एक प्रोनाउन है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमें प्रोनाउन की जरूरत क्या है। अब हम देखेंगे अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस और समझेंगे कि किस किस टाइप का प्रोनाउन कैसे इस्तेमाल होता है। सबसे पहला प्रोनाउन का टाइप जो हम डिस्कस करेंगे वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन। हम समझते हैं कि ये क्या होता है। उससे पहले हम समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। आपने अगर कभी भी प्रोनाउन की डेफिनेशन कहीं पर भी पढ़ी होगी तो आपने यही देखा होगा कि उसमें एग्जांपल्स में आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे यही लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का प्रोनाउन है। और वो क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर लोगों के बारे में ही बात करते हैं, तो लोगों के नाम की जगह पर जब कोई और चीज आती है तो वो होता है प्रोनाउन। तो सबसे ज्यादा बात, हमारी 99% बातें लोगों के बारे में होती हैं, इसीलिए ये एक स्पेशल प्रोनाउन है। आगे आगे चल के अभी आप और प्रोनाउंस भी देखेंगे कि वो कैसे यूज होते हैं। इस प्रोनाउन को समझने के लिए हम समझेंगे कि 3 अलग अलग तरह के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट। ये समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। हिंदी में जिसको बोलते हैं कर्ता। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा हो या फिर जिसके बारे में बात हो रही हो।
जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ राम लिखता है, तो अब राम के बारे में बात हो रही है और राम ही लिखता है, राम ही कार्य करता है, तो वो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया था, आप उसको जरूर देखिएगा ताकि आपको सब्जेक्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट पर्सन में आता है मैं और हम, सेकंड पर्सन में आता है आप, और थर्ड पर्सन में आते हैं बाकी के लोग जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट याद कर लो। फर्स्ट पर्सन हमेशा वो होगा जो बात कर रहा है, सेकंड पर्सन वो होगा जो सुन रहा है, यानी कि बात कौन कौन कर सकता है, मैं या हम। मैं अगर मेरे साथ और लोग खड़े हैं तो वो बात हम कर रहे हैं या मैं कर रही हूँ, सुन आप रहे हो, और बात कर किसके बारे में रहे हैं, बाकी सब लोगों के बारे में, तो वो सब क्या हो गए थर्ड पर्सन। इस तरह से हमारे ये 3 तरह के अलग अलग पर्सन हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब आई जो है, अब मेरा नाम मीनू लिखने की बजाय हम आई यूज करेंगे। अगर हम 4 लोग हैं तो उन 4 लोगों की जगह पर हम यूज करेंगे हम, यानी कि वी। अब इन सबको हम यूज किस तरह से करेंगे, अब इसमें ऐसा है कि अगर मैं लिखा है, मेरा है या मुझे है, तो ऐसा नहीं कि मैं की इंग्लिश अलग है, मेरा की अलग है और मुझे की अलग है, सबकी इंग्लिश एक ही है। अगर वो जो वर्ड है वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। अब सब्जेक्ट कहाँ यूज होता है, सबसे पहले सेंटेंस में जो सबसे पहला वर्ड होता है जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है वही सब्जेक्ट होता है। मैं आपको 3 एग्जांपल्स देती हूँ। सपोज कीजिए मैंने लिखा आई स्टडी, दूसरा लिखा आई लाइक टू सिंग, तीसरा लिखा आई डोंट वॉन्ट टू गो। अब यहां पर एक चीज कैसे क्लियर हो गई कि सबसे पहले आया है। मैंने अगर ये सेंटेंस बोला मैं पढ़ती हूं, तो काम कौन कर रहा है, मैंने, मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं सब्जेक्ट हो गई। आई लाइक टू सिंग, मैं गाना गाना चाहती हूँ या मुझे गाना गाना पसंद है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं, क्योंकि मेरे बारे में बात हो रही है और मैं ही काम कर रही हूँ। तीसरा है आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहती, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट कौन है, मैं। अब सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो तीनों में आई आएगा। अब देखिए यहाँ पर है मैं पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर आ गया मैं। आई लाइक टू सिंग, मैं, मुझे गाना गाना पसंद है, अब यहाँ पर तो मुझे आया, मुझे गाना गाना पसंद है, लेकिन ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ इसलिए फिर भी आई आएगा। मुझे की इंग्लिश कुछ और नहीं होगी कि मुझे की जगह मैं मी लगा दूं या माई लगा दूं। अगला है मेरा, मेरा जाने का मन नहीं है, आई डोंट वांट टू गो, मैं जाना नहीं चाहती है, मेरा जाने का मन नहीं है। मेरा होते हुए भी हमें आई लगाया क्योंकि वो सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब है कि मैं, मेरा, मुझे ऐसे करके हमें नहीं देखना है कि इंग्लिश क्या लगेगी, हमें ये देखना है कि क्या वो सब्जेक्ट है। अगर वो सब्जेक्ट है तो आई ही आएगा और वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से इन सारे में भी ऐसा ही होगा। अब वो कहां पर मी आएगा, माई आएगा, माइन आएगा, वो हम आगे के प्रोनाउंस में देखेंगे। सेकेंड टाइप का प्रोनाउन है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट, जैसे कि सपोज करो मैंने बोला उसने मुझसे बात की, तो सब्जेक्ट कौन है और जिसके बारे में बात हो रही है या फिर वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर काम किसने किया, ही, उसने काम किया, उसने मुझसे बात की। अब उसने मुझसे बात की, उसके बात करने का असर किस पर पड़ा, जो उस काम, जिसको वो काम रिसीव होता है, जो उस काम का रिसीवर होता है या फिर जिस पर उस काम करने का असर होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने एक और वीडियो में समझाया हुआ है। फर्स्ट वीडियो में इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाए, जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों को समझाया हुआ है। आप एक बार उसको भी चेक कर लीजिए ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आप देखिए उसके बात करने का असर किस पर पड़ा, मुझ पर। तो उसने मुझसे बात की, मुझसे। अब मुझसे वर्ड आए या मुझे आए इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस ये देखना है कि वो ऑब्जेक्ट की तरह अगर यूज हुआ है तो एक आपको पहचान दिख जाएगी। उसकी इजी सी ट्रिक है समझने की कि अगर ही जैसे यहाँ पर यूज हुआ है सबसे पहले, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अगर मुझसे बात की तो, और मैं ऑब्जेक्ट की तरह यूज की गई हूं, तो लास्ट में आएगा मी। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये है सब्जेक्टिव केस। अगर कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है तो वो एज इट इज रहेंगे। फर्स्ट पर्सन में आई और वी रहेगा, सेकंड में यू रहेगा और थर्ड पर्सन में ही शी दे रहेगा। लेकिन जब हम उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं तब क्या होगा, आई का हो जाएगा मी, वी की जगह आ जाएगा अस। लेकिन अगर हम कोई काम कर रहे होते तो वी आता, हम, हमारा पर किसी काम का असर पड़ रहा है तो अस। उसी तरह यू तो है वो दोनों में सेम ही रहेगा। तेरा ही और शी, ही अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लिखा है तो इसका मतलब है उसने कोई काम किया, वह, उसने कोई काम किया। लेकिन अगर लास्ट में हिम लिखा है, जो हिम जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो एंड में आएगा। तो हिम लिखने से क्या होगा कि सब्जेक्ट नहीं है वो, उसके ऊपर उस काम का असर पड़ा इसलिए लास्ट में हिम आया। उसी तरह शी अगर होगा तो हमेशा स्टार्टिंग में होगा। शी ने वो काम किया होगा, उसने वो काम किया होगा, तभी वो स्टार्टिंग में आया एज ए सब्जेक्ट। अगर एज एन ऑब्जेक्ट आएगा तो वो सेंटेंस के एंड में आएगा और उस पर उस काम का असर हुआ होगा। वैसा ही दे, वे लोग, वे अगर कोई काम करते हैं
तो स्टार्टिंग में दे आएगा। अगर उन पर किसी काम का असर पड़ा है और वो ऑब्जेक्ट हैं तो लास्ट में देम आएगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। उसने हमें बचाया, उसने हमें बचाया तो क्योंकि हम पर उस बचाने का असर पड़ा तो हम ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए वी नहीं आया, अस आया। आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे कॉल किया। कॉल मैंने किया, मैं तो सब्जेक्ट हूं इसलिए मैं स्टार्टिंग में आई। कॉल्ड हिम, उसको कॉल किया तो उस पर उस कॉल का असर पड़ा तो यहां पर हिम आ गया। आई नो देम, मैं उनको जानती हूं, तो मैं काम तो मैं कर रही हूं तो मैं आई फर्स्ट में आ गया, स्टार्टिंग में आ गया। और देम, उनको, उन पर उस जानने का असर पड़ा तो वो लास्ट में आ गया एज अ ऑब्जेक्ट। अब ही टीचेज मी, वो मुझे पढ़ाता है, तो वो पढ़ाता है क्योंकि वो सब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग में आया, मैं ऑब्जेक्ट हूं तो इसलिए एंड में आया। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन जिसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब क्या होता है कि हमें सीधे सोचते ही पजेसिव वर्ड से समझ जाना चाहिए कि अगर हमारा ये कोई प्रोनाउन इस तरह का है जिसमें हम किसी चीज पर अधिकार जमा रहे हैं यानी कि हक जता रहे हैं, तब उसमें पजेसिव केस आएगा। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि हम सारे के सारे प्रोनाउंस हैं, उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, अगर वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है यानी कि काम कर रहा है, तब तो ये एज इट इज रहेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हैं या उन पर काम हो रहा है या उनको उस काम का असर पड़ रहा है उन पर, तब हम ऑब्जेक्टिव केस लगा देंगे। लेकिन अब ये सेंटेंस देखिए, यह मेरी किताब है। अब मेरी शब्द जो है, हमें ये नहीं देखना मेरा आया, मुझे आया, मैंने आया, क्या आया, हमें ये देखना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ना ही किसी काम का मुझ पर असर पड़ रहा है। यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया ये मेरी किताब है, सिर्फ एक किताब पर अधिकार जमाया जा रहा है और किताब पर हक जमाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, पजेसिव केस। तो यहाँ पर मेरी की जगह हमको इस्तेमाल करना होगा माई। इसी तरह अगर ये होता, ये हमारी किताब है, आर, दिस इज आर बुक, ये आपकी किताब है हो जाता तो दिस इज योर बुक। उसकी जगह ये उसकी किताब है या उस लड़के की या उस लड़की की, दिस इज हिज बुक, दिस इज हर बुक। ये उनकी किताब है तो दिस इज देयर बुक। अब इन दोनों में क्या फर्क है, पजेसिव केस दो तरह के हैं। ये मेरी किताब है में आएगा दिस इज माई बुक। उसी तरह एक और सेंटेंस है, ये घड़ी तुम्हारी है। तो अब यहां पर भी क्या है, घड़ी तुम्हारी है, यहां पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो और ना ही तुम्हारे ऊपर किसी काम का असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ पजेसिव केस आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक घड़ी पर तुम्हारा हक जताया जा रहा है। तो उसमें क्या आएगा, ये घड़ी तुम्हारी है। अब देखिए इन दोनों में फर्क देखिए, एक है दिस वॉच इज योर्स। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में फर्क देखिए, यह मेरी किताब है, ये किताब मेरी है। इन दोनों में क्या फर्क है, यहां पर मेरी किताब दोनों जुड़कर आए हैं, मेरी किताब दोनों शब्दों को साथ में जोड़ा गया है। तो यह मेरी किताब है तो इसका क्या बनेगा, दिस इज माई बुक। लेकिन अब यहां पर अलग तरह से बोला गया, ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है। तो अब किताब मेरी है या मेरी किताब है, मेरी किताब में तो माई बुक, अगर होगा ये किताब मेरी है तो क्या हो जाएगा इसका, दिस बुक इज माइन। माइन, अगर माइन सिर्फ तब आएगा अगर वो अलग से आया है, अगर वो उस शब्द के साथ जुड़कर आया जिस पर हक जताया जा रहा है तब हो जाएगा माई बुक। तो माइन बुक नहीं होगा, माई बुक होगा। और दूसरी तरह से जब ये लिखा होगा यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। अब सपोज कीजिए कि उसके पास एक शर्ट है, कोई लड़का है जिसके पास एक शर्ट है। अब हम उसको क्या बोलना चाहते हैं, यह उसकी शर्ट है, दिस इज हिज शर्ट। अगर उसकी जगह होता ये शर्ट उसकी है तो क्या होता, दिस शर्ट इज हिज। तब भी लास्ट में हिज ही आता क्योंकि हिज वाला जो है हमारा पजेसिव केस दोनों सेम है। अगर कहो तो हम बोलेंगे यह आपकी किताब है तो दिस इज योर बुक, ये किताब आपकी है। उल्टा हो गया, यह आपकी किताब है तो आपकी किताब साथ में जुड़ा हुआ है, यह किताब आपकी है तो हो जाएगा दिस बुक इज योर्स। अब उसी तरह से आर में भी यही हो जाएगा, ये हमारी किताब है, दिस इज आर बुक, ये किताब हमारी है, दिस बुक इज आर्स। ये किताब उसकी है, दिस बुक इज हर्स। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। ये घर उनका है, दिस हाउस इज देयर्स, दिस हाउस इज देयर्स। इस तरह से इसको यूज किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पजेसिव केस के दोनों टाइप्स को यूज करने में क्या डिफरेंस है। सिर्फ इतना ही छोटा सा डिफरेंस है कि मेरी किताब है तो माई बुक, किताब मेरी है तो बुक इज माइन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप का प्रोनाउन है वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है। अब जैसे कि ये सवाल है कौन, किसका, किसको, कौन सा, किसका, ये सारी चीजें जो है इसका मतलब है ये हुज जो है वो दोबारा आ गया।
इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे हमारे प्रोनाउन का काम करते हैं। क्योंकि सपोज करो अगर मैंने कोई दरवाजे के बाहर और मैंने बोला कौन है, हु इज दिस, तो अब उस हु को अगर उसका जवाब दें, उसका जवाब तो नाउन ही है ना, उस बंदे का नाम अगर लिख दें और उसने सपोज करो वहां पर हेमा है, तो वो बोलती है ये हेमा है, दिस इज हेमा। तो अब उस कौन को हेमा की जगह पर पूछा गया, तो नाउन की जगह पर जो शब्द आता है वही प्रोनाउन होता है, तो वो हमारा प्रोनाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं हु टुक माई कार, मेरी कार कौन ले गया। अब यहाँ पर हमें तो नहीं पता कार कौन ले गया। अब अगर प्रोनाउन ना आता तो आप सोचिए कि हमें वो बंदे का नाम ही नहीं पता, हम बात कैसे करते। Whom did you see at the mall? तुमने मॉल में किसे देखा, तो किसे, वो किसे तो पता ही नहीं है ना, तो जिन चीजों का हमें पता ही नहीं है वहां पर भी प्रोनाउन ही आता है हमारा। तो आपने मॉल में किसको देखा, What does he want? उसको क्या चाहिए। अब वो क्या हमें मालूम नहीं है, उस चीज को बताना, अगर हमें ये वर्ड शब्द ना होते तो सोचिए हमें वो पूरी चीज ही बतानी पड़ती। तो आपने क्या, उसने वो क्या चाहता है हमें नहीं पता, तो व्हाट, उस क्या की जगह आ गया व्हाट। हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है। अगर सपोज कीजिए इसकी होता कि ये पेन राम का है, तो राम का पेन की जगह मैंने लिख दिया ये किसका पेन है। किसका लिखने से हमारा काम सॉल्व हो गया, हमने बस उसकी जगह कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल किया और हमारा बोलना सुनना बहुत आसान हो गया। तो ये काम करता है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगला है हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेट क्या होता है, किसी चीज को दिखाना, जैसे हम किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, उंगली कर रहे हैं। जैसे सपोज करो मैं कहती हूँ वो किताब, यानी कि दैट बुक। अगर वो थोड़ी सी मुझसे दूर है तो मैं बोलूंगी दैट बुक, अगर वो बिल्कुल यहां पर है तो मैं बोलूंगी दिस बुक। तो दिस बुक, दैट बुक। तो ये जो हम पॉइंटिंग कर रहे हैं, हम इशारा कर रहे हैं इस चीज की तरफ, इसको दिखा रहे हैं, ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जैसे दिस है, दिस मतलब यहां पास में, दैट मतलब दूर। अगर दिस में तीन चीजें हैं, दिस इज एन एप्पल, ये एक मेरे हाथ में एक एप्पल है तो मैं बोलूंगी दिस इज एन एप्पल। एप्पल अगर वहां रखा है तो मैं बोलूंगी दैट इज एन एप्पल। अगर मेरे हाथ में तीन एप्पल्स हैं तो मैं बोलूंगी दीज आर एप्पल्स। दिस का प्लूरल हो जाएगा दीज आर एप्पल्स। और अगर वो तीन एप्पल सामने रखे हैं तो मैं बोलूंगी दोज आर एप्पल्स। तो ये हो गया, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम किसी चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, तो वो क्या हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये हो गया, जैसे कि ये एग्जांपल है दिस इज एन एप्पल, दोज आर एप्पल्स। उसी तरह दूसरा एक और एग्जांपल है दैट इज अ कार। अगर दूर एक कार को देखा तो बोल सकते हैं दैट इज अ कार। तो दैट क्या है, दैट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कि हम उससे इशारा करके बता रहे हैं कि वो एक कार है। अगर प्रोनाउन को यूज ना करते तो क्या करना पड़ता, उस कार का नाम पता करके आना पड़ता और आकर बोलना पड़ता ये वो कार है। उस नाम से बच गए ना हम, प्रोनाउन हमें उस नाम को लेने से बचा देता है, तो हमने सीधे बोल दिया दैट इज अ कार। अगर वहां पर चार कार खड़ी है तो हम बोलेंगे दोज आर कार्स, वो सब कारें हैं। नहीं तो सोचिए चार चार कार्स का हमें नाम पता करके आते तब जाके सेंटेंस बनता। अब आप ही सोचिए प्रोनाउन कितना यूजफुल है। अगला प्रोनाउन है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या है, बहुत ही सिंपल प्रोनाउन है। इसमें सिर्फ एक चीज समझाई जाती है कि मैं खुद, जैसे हम कभी कभी कहना चाहते हैं मैं ये खुद कर लूंगा, हमें बस उस खुद शब्द के लिए कोई वर्ड लगाना होता है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे मैं खुद तो माई सेल्फ, वो खुद हिमसेल्फ, वो खुद हरसेल्फ, हम खुद, वो खुद, आप खुद, हम खुद। अब योर सेल्फ, आवर सेल्फ और देमसेल्व्स क्या है, ये योर सेल्फ, यही सपोज करो कि आप खुद, अगर आप एक इंसान हो तो आप खुद का योर सेल्फ हो गया, और अगर आप बहुत ज्यादा लोग हो, कई लोग हो, तो योर सेल्फ्स हो गया। और उसी तरह आर सेल्फ्स और देमसेल्व्स। अब आर सेल्फ और देमसेल्व्स जो है, अगर एक आध बंदा है या आर सेल्फ यानी कि हम और वो लोग, उनको प्लूरल की तरह ना यूज करके सिंगुलर की तरह यूज किया जा रहा है, एक आध बंदा ही है या सिर्फ सिंगुलर की तरह यूज किया जा रहा है, तब हम लगा देंगे आर सेल्फ और देमसेल्फ, नहीं तो आर सेल्फ्स और देमसेल्व्स। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहना चाहती हूँ मैं ये काम खुद करूंगी, आई विल डू इट माई सेल्फ। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बोलूँ आई विल डू इट, तो आई विल डू इट से ये समझ नहीं आ रहा है, मैं खुद शब्द को हमें लाना है तो माई सेल्फ लगाना पड़ेगा। उसी तरह राम विल गो हिमसेल्फ, राम अपने आप चला जाएगा, राम खुद चला जाएगा। इस पर हम जोर दे रहे हैं कि खुद हो जाएगा ये काम या वो खुद कर लेगा, तब हम क्या लगाएंगे राम विल गो हिमसेल्फ। एंजॉय योर सेल्फ, आप खुद एंजॉय करो, तब हो जाएगा एंजॉय योर सेल्फ, मतलब आप खुद एंजॉय करो। तो ये हमारा ये प्रोनाउन हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ आपको उस शब्द के साथ खुद लगाना है, खुद शब्द पे स्ट्रेस करना है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार। यानी कि ये प्रोनाउन क्या करता है, ये रिश्ते जोड़ता है, ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देता है, जॉइंस टू सेंटेंसेस। इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं किस तरह से ये प्रोनाउन है जो एक नाउन की जगह पर आया और साथ में सेंटेंसेस को भी जोड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया हु, कौन, किसको, कौन सा, कोई भी। द पेन दैट आई बॉट येस्टरडे इज ब्रोकन। अब दैट जो शब्द है यहाँ पर, दैट किसी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा है, दैट सिर्फ ये क्या कर रहा है, पेन वो जो मैंने कल खरीदा टूट गया है।
तो अब जो दैट है वो सेंटेंस को जोड़ रहा है, नहीं तो क्या सेंटेंस बनते द पेन इज ब्रोकन और आई बॉट अ पेन येस्टरडे। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया और वो हमारा क्या बन गया। अब हमारा जो दैट है, दैट ने क्या काम किया, दैट एक प्रोनाउन है और उसने दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया। दैट्स द डॉग हु डजंट लाइक मी। अब जो हु है, हु मतलब होता है वैसे कौन, पर यहां पर कौन सी फीलिंग आ रही है, जोन सा। ये वो डॉग है जो मुझे लाइक नहीं करता है। तो अब इसने, अब नहीं तो क्या होता, दैट्स अ डॉग, दैट्स द डॉग। अगला होता ही डजंट लाइक मी। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया इस प्रोनाउन ने, हु में। यू हैव टू ओपन द बॉक्स विच इज येलो, विच मतलब जो येलो है, आप उस बॉक्स को खोलो जो येलो है। तो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ रिश्ते जोड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं, आपको ये भी समझ में आ गया कि ये उसकी जगह पर आए हैं, नाउन की जगह पर आए हैं। नहीं तो क्या होता, देखो दैट्स द डॉग हु डजंट लाइक मी, अगर हम हु ना लगाते तो हमें नाम बताना पड़ता उस डॉग का। अगर ये कहती है आपको वो बॉक्स खोलना है जो येलो है, अब उस बॉक्स के बारे में कुछ और बताना पड़ता। हमने जो येलो है बोल के उस चीज को खत्म कर दिया। यहां पर द पेन दैट आई बॉट येस्टरडे इज ब्रोकन, जो पेन मैं कल लाई थी वो टूट गया, नहीं तो उस पेन का भी नाम बताना पड़ता। तो नाम की जगह पर प्रोनाउन आ गया। और क्वेश्चन, यहां पर ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, अब हु और विच जो है क्वेश्चन पूछने की जगह ये कनेक्टर की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। जब ये आपस में सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। बहुत ही सिंपल है रिलेटिव प्रोनाउन। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट शब्द का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। यानी कि जब हमें किसी चीज का पता ही नहीं होता, कितनी है, कौन सी है, कहाँ है, कितने हैं। जैसे कि सपोज करो ऑल, एक महफिल में अगर एक गैदरिंग में अगर 20 लोग बैठे हैं, हमने बोल दिया ऑल, ऑल बोल के हम बहुत आसानी से फ्री हो गए, नहीं तो हमें 20 लोगों का नाम लेना पड़ता। आप खुद सोचिए। एनदर, एक और, सिर्फ एक और बोल के हम बच गए ये कहने से कि एक और चाहिए। जैसे सपोज करो मुझे कहना मुझे एक और आइसक्रीम चाहिए, कैन आई हैव एनदर आइसक्रीम। अब यहाँ पर सिर्फ एनदर लगाकर एक और बोलकर मैं बच गई, नहीं तो मुझे फिर उस आइसक्रीम का नाम लेना पड़ता। अगला है, जैसे सपोज करो एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी। डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको कुछ चाहिए, तो यहाँ पर डू यू नीड एनीथिंग। अब एनीथिंग का मतलब कुछ भी, कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी की जगह नहीं तो मुझे क्या बोलना पड़ता है, डू यू नीड एनीथिंग। सपोज करो मैं 10 चीजों की बात कर रही हूँ, उन पूरी 10 चीजों का नाम लेने से बच गए हम इस प्रोनाउन को यूज करते हुए। दूसरी चीज, यहाँ पर हमें श्योरिटी ही नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अगला है somebody did that, उसने, किसी ने कुछ किया, किसी ने ये किया। तो अब किसी, वो किसी हमें मालूम ही नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, एनी, कोई भी, कुछ भी, एनीवन, कोई भी, एनीथिंग, कुछ भी, एवरीथिंग, सब कुछ। अब वो सब कुछ, सब कुछ अगर 100 चीजें हैं, हम 100 चीजों का नाम तो नहीं ले सकते, ना तो ये लेना पॉसिबल है और ना ही हमें पता होता है। फ्यू, सपोज करो मेरे सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं तो मैं कह सकती हूँ फ्यू चिल्ड्रन, नहीं तो मुझे हर बच्चे का नाम बताना पड़ता। अब कहीं पर अगर मैनी, मैनी यानी कि बहुत, काफी लोग। नोबडी मतलब कोई नहीं, नन मतलब कुछ नहीं, सेवरल मतलब काफी लोग, सम मतलब कोई, समबडी मतलब कोई। इसके साथ ही खत्म होता है हमारा प्रोनाउन का टॉपिक। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो प्रोनाउन के इस्तेमाल में बच्चे करते हैं, तो उनको हम समझ लेते हैं ताकि आप वो मिस्टेक्स करने से बच जाएं। ये है वो कॉमन मिस्टेक्स जो लोग प्रोनाउन को यूज करते हुए करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक देखते हैं, राहुल एंड मी वेंट टू मार्केट। जनरली लोग ऐसे ही सोचते हैं कि यहाँ पर आई लगाना गलत है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचे तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस थे अगर वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहे हो तो उनका केस चेंज नहीं होता, वो सब्जेक्टिव केस रहता। सब्जेक्टिव केस में मी की जगह आई आता है। मी तब आता है जब वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा हो। राहुल और मैं बाजार गए, इसका मतलब क्या है, काम हम कर रहे हैं तो हम ही सब्जेक्ट हैं, इसका मतलब राहुल और मैं दोनों ही सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर मी गलत है, यहाँ पर आएगा आई। राहुल एंड आई वेंट टू मार्केट। दूसरा है, मी एंड माई वाइफ आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड। मैं और मेरी वाइफ बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं या बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, काम कौन कर रहा है, करता कौन है, सब्जेक्ट क्या है, मैं और मेरी वाइफ। तो यहाँ पर भी मी एंड माई वाइफ नहीं होगा। जनरली लोग यही बोलते हैं मी एंड माई वाइफ, इसकी जगह आएगा आई एंड माई वाइफ आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड। मैं और मेरी वाइफ बाहर जाने का सोच रहे हैं। अगला है, गुड चिल्ड्रन ऑलवेज लिसन टू देयर पेरेंट। गुड चिल्ड्रन ऑलवेज लिसन टू हिज पेरेंट्स। गुड चिल्ड्रन, अच्छे बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अपने पेरेंट्स यानी कि अच्छे बच्चों के पेरेंट्स। तो क्या हो गया, अपने पेरेंट्स, खुद के पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स पे हक जताया जा रहा है। तो ये कौन सा हो गया, पॉजेसिव केस। तो गुड चिल्ड्रन कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन हुआ। थर्ड पर्सन तो आई नहीं है, मी नहीं है, यू नहीं है, तो देयर हो गया। तो यानी कि हिज नहीं होगा, हिज तो क्या हो गया, उसका। लेकिन ये क्या है, गुड चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है। तो गुड चिल्ड्रन लिसन टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स। यहां पर पॉजेसिव केस आया, देयर हुआ देयर।
अगला है हर एंड आई वेंट होम, कोई लड़की है मेरे साथ, वो और मैं घर गए। तो अब हम दोनों ही सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो हर लिख सकते थे, इसलिए यहां पर क्या आएगा, शी एंड आई वेंट होम। तो अब हमने ये देख लिया कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है, ताकि आप वो मिस्टेक ना करें। अब हम करते हैं एक 10 सेंटेंसेस का एक छोटा सा टेस्ट, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए साथ साथ। यहाँ पर मैं 10 सेंटेंसेस बोलने वाली हूँ। इनमें आपको बताना है प्रोनाउन और उसकी टाइप। पहला सेंटेंस है देयर इज समवन एट द डोर। इसमें प्रोनाउन है समवन और टाइप है इंडेफिनिट। सेकंड सेंटेंस दे आर गुड एट प्लेइंग बास्केटबॉल। इसमें प्रोनाउन है दे और टाइप है पर्सनल। थर्ड सेंटेंस आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई वॉलेट। इसमें दो प्रोनाउंस हैं, पहला है आई और दूसरा है माई। आई की टाइप है पर्सनल और माई है पॉसेसिव। नेक्स्ट सेंटेंस मनोज हिट मी। इसमें प्रोनाउन है मी और टाइप है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस कट अनियन योरसेल्फ। इसमें प्रोनाउन है योरसेल्फ और टाइप है रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सेंटेंस एनीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इसमें प्रोनाउन है एनीथिंग और टाइप है इंडेफिनिट। नेक्स्ट सेंटेंस हु गेव यू दिस बुक। इसमें प्रोनाउन है हु और टाइप है इंटेरोगेटिव। इसमें एक दूसरा प्रोनाउन भी है दिस और उसकी टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस दैट इज माई रूम। इसमें प्रोनाउन है दैट और टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव और इसमें एक और प्रोनाउन है माई और टाइप है पॉसेसिव। कैन आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी। इसमें दो प्रोनाउंस हैं, पहला है आई और दूसरा है अनदर। आई की टाइप है पर्सनल और अनदर की टाइप है इंडेफिनिट। लास्ट सेंटेंस यू ब्रोक माई हार्ट। इसमें दो प्रोनाउंस हैं यू और माई। यू की टाइप है पर्सनल और माई की टाइप है पॉसेसिव। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। मिलती हूँ जल्दी ही एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।